वैसे यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करें, करंट डेंसिटी बोलने का मतलब इस पूरे वायर के यूनिट एरिया से पास होने वाले करंट का वैल्यू निकाल रहा है यहाँ पे, मतलब उतने अमाउंट, मतलब उतने एरिया में कितना करंट कंटेन किया हुआ है ये निकाला करंट डेंसिटी। तो भाई इसी वायर का इस कोने में ले लो करंट डेंसिटी, इस कोने में ले लो करंट डेंसिटी, उस कोने में ले लो करंट डेंसिटी, जे का वैल्यू अभी चेंज थोड़ी होगा इसके लिए। बताया समझ में? क्लियर? तो करंट डेंसिटी जो है ये वायर के लिए चेंज नहीं होने वाला, समझ में आया? चाहे तुम किसी भी कोने का करंट डेंसिटी निकाल। चलो भाई ठीक है, तो ध्यान से सुनते हुए चलो, और आज मैं तुमको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन इसका दूंगा। कल लिखे हुए थे, जब डबल मत लिखना, उसको जिसको लिख लिया हो उसको लिखे रहने। एक एक पॉइंट समझो तब जाकर के क्लैरिटी आएगा। देखो कल मैंने तुमको बताया हुआ था कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड को ही निकालने के लिए आया हुआ है। क्लियर? जैसे कि हम लोगों के चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग मेथड्स थे वहां पे, ऐसे ही यहाँ पे पहले हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ देख लिया किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद फिर एम्पियर सर्किटल लॉ आया हुआ था, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए था। अब पहले वाले चैप्टर से अगर इसको कंपेयर करोगे तो कंपेरिजन इसका होता है कौन से टॉपिक से बोलने से? तुम्हारा गॉस लॉ से। ठीक, इसके लिए बस डिफरेंस तुमको ये याद रखना है, गॉस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करते थे तो वहां पे हम लोग को एक सरफेस का रिक्वायरमेंट होता था, तो जो भी हम लोग उसमें अपने से ज्योमेट्री ड्रॉ करते थे वो 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए था। ठीक, तो वहां पे हम लोग या तो स्फीयर लेते थे या क्यूब लेते थे या दूसरा कुछ लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जो है ये पाथ ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? पाथ। और पाथ को ही हम लोग बोलते हैं लूप, और जो लूप हम लोग अपने से बनाने वाले रहेंगे उसी लूप को हम लोग बोलेंगे एम्पियर्स लूप। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना रहता है? एम्पियर्स लूप। अब एम्पियर्स लूप, वो जो लूप है वो क्या है बोलने से? वो एक क्लोज्ड लूप है। ठीक है, कोई सा भी वायर को क्लोज्ड फॉर्म में जब हम लोग रखेंगे तो हम लोग का वहां पे क्या फॉर्म होगा? एक क्लोज्ड लूप फॉर्म होगा। लूप उसको बोला जाता है जो रिपीट हो। तो एक वायर अगर क्लोज्ड रहेगा तो भाई जिस पॉइंट से चालू करोगे वापस उसी पॉइंट पे आओगे कि नहीं आओगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई क्लोज्ड लूप। अगर इसके डेफिनेशन की बात करोगे तो बेसिकली इसने जो है ये किसी भी एक कंडक्टर के वजह से, किसी पॉइंट पे लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को ये बताता है, और इसने उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे जो मीडियम होगा उस मीडियम का परमिएबिलिटी, मतलब जो भी सब्सटेंस हम लोग यूज किए हुए हैं उसका परमिएबिलिटी, और एक मीडियम पे वो डिपेंड किया। ठीक है, उसके परमिएबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स पे यहाँ पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है, उनके बीच में ये रिलेशन निकालते हैं। जो फॉर्मूला था उसका हम लोगों ने क्या निकाला था? लीनियर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इक्वल किए हुए थे हम लोगों ने म्यू नॉट आई से। म्यू नॉट जो था ये क्या था? परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, आई क्या हो जाएगा? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर? बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था। और DL क्या हो जाएगा? वो छोटा सा एलिमेंटल पार्ट जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। आया इतना समझ में? क्लियर? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कल देखा था, और एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे। शॉर्ट में लिखेंगे आज। इसका डेफिनेशन जो था, इसने क्या बोला था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। शॉर्ट में अराउंड अ क्लोज्ड path is equal to mu naught times I। समझ जाओगे अब इतने में ही? ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, इसमें आई इनसाइड भी लिख देते हैं, आई इनसाइड। अब ध्यान दो, जैसे मान लो हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, और ध्यान से समझना यहाँ पे, कल भी मैंने तुमको बताया था, आज उसको फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी यहाँ पे हम लोग कंडक्टर की बात करेंगे तो ये समझ लेना कि वो इनफाइनाइट लेंथ का होने वाला। ठीक है, तो जो वायर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो भी कौन सा लेंथ का लेंगे हम लोग? इनफाइनाइट लेंथ का। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक वायर लिया, इस वायर के और इसमें हम लोगों ने करंट आई फ्लो करवाया, इस वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P। क्लियर? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता तो हम लोग को यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता, और गॉसियन सरफेस के लिए कैसे बनता है? एक सिलेंडर। तो उस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे, उस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे इस वायर की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वल होता। सेम वैसे ही यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉइंट बनाया हुआ है, इस पॉइंट से होते हुए, क्योंकि वहां पे हम लोग उस पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस बनाते,
वैसे ही यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट से होते हुए क्या बनाएंगे, एक एम्पियर लूप बनाएंगे। समझ में आ गया? जो एम्पियर लूप यहाँ पे बनाया जाएगा, इस वायर के वजह से उस लूप में, उस लूप के हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला रहेगा, सारा वैल्यू क्या होगा, इक्वल। समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ पे जैसे लूप अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का एक सर्कल ड्रॉ होने वाला रहेगा इस टाइप से, इस टाइप से एक सर्कल ड्रॉ होने वाला रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का ये बन करके आ गया लूप। अब यहाँ पे इस वायर के वजह से इस वाले पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर? तो इसी का जो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन था, यही दिया हुआ था, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड। क्लियर? क्लियर? प्रूफ इसका एकदम शॉर्ट में, प्रूफ इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ अगर देखने का चाहोगे तो इसके प्रूफ के लिए हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले बी और डीएल के बीच में रिलेशन निकाल लो। बी बी यहां पे क्या है, यहां पे बी जो अप्लाई होगा वो इधर लगने वाला रहेगा, क्योंकि करंट जा रहा है इधर, ये इस साइड घूमेगा तो अंदर की तरफ गया ना, तो वो अंदर की तरफ गया। यहां पे अगर एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन लेंगे डीएल, तो डीएल का भी डायरेक्शन किधर चला जाएगा, उसी साइड में, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का। अगर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का है तो हम लोग इसी को क्या लिखेंगे, वी हैव वेक्टर बी डॉट डीएल, वेक्टर डीएल इज इक्वल्स टू बी डीएल कॉस 0 डिग्री, क्योंकि बी और डीएल के बीच में वहां पे दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से एंगल 0 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो ये हो जाएगा बी डीएल कॉस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स, यहां से क्या आ जाएगा, ये बी डीएल, ये स्केलर फॉर्म में और ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो भाई दोनों साइड में इंटीग्रेट करना है, आई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड में इंटीग्रेट करोगे, लाइन इंटीग्रेशन करना है, तब के केस में ये हो जाएगा बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल इक्वल इस साइड में क्या आ जाएगा, बी डीएल। यहां पे ये स्केलर फॉर्म में और यहाँ पे अच्छा नहीं लिखे हैं क्या वैल्यू, ऊपर में एक वैल्यू लिखना है, वी नो दैट फ्रॉम बायोसेवर्ट, किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, यहां पे लिख लेना, फॉर फॉर अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है? उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये लिखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइड बाई आर। अगर इसका रेडियस हम लोगों ने आर लिया हुआ है तब के केस में, एक्स लोगे तो एक्स हो जाएगा वो। क्लियर? वो हो गया उसका रेडियस। अगर बी का वैल्यू ये है तो उसको ला करके यहां पे पुट करेंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां पे इधर भी तो इंटीग्रेट हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। यहां से सब कट फिट करके तुम्हारा क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो समझ में आ गया रहेगा कल भी। चलो भाई, अब इसके बाद जो तुम्हारे काम का था, एग्जाम में ये आ सकता है, इसीलिए मैं इसको फिर से एक बार लिखवा दे रहा हूं सिस्टमेटिक, क्योंकि कल मैंने लिखा हुआ नहीं था किसी चीज को, मैंने कल ओरली बोला हुआ था। ठीक है? आज सिस्टमेटिक लिखवा दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आए तो भाई इसको लिख लेना, और चांसेस है प्रूफ करने के लिए ये चीजें देता ही है। इसके बाद फिर इसमें डिफरेंट केसेस बना सकते हो। डिफरेंट केसेस बोलने का मतलब, यहाँ पे जो हम लोगों ने आई लिया हुआ, ये आई इनसाइड है, ये आई इनसाइड है। अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने दो कंडक्टर लिया, एक में करंट फ्लो करवा रहे हम लोग ऊपर की तरफ I1, एक में करंट फ्लो करवा रहे हम लोग नीचे की तरफ I2। क्लियर? और इन दोनों ही वायर के वजह से किसी एक पॉइंट पे लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो जब यहां से हम लोग एक सर्कल बनाएंगे तो ये दोनों को सराउंड करने वाला होगा, तो अब नेट करंट इनसाइड जो है वो कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। ठीक है? तो यहां से तुम्हारा जो I का वैल्यू होगा, if more than one current are present inside the loop, then
देन आई नेट। अब ध्यान दो, मैंने तो यहां पे एक ही कंडीशन का एग्जांपल दिया हुआ है, आई नेट के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। आई नॉट के क्या क्या तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। एक तो तुम्हारा आ जाएगा, या तो दोनों ही करंट का डायरेक्शन जब इक्वल हो, मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो आई नेट इज इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए दो कंडीशन ना लेकर के मैं यहीं पे एक ही में लिख दे रहा हूं, इसको तुम लोग लिख लेना I1 माइनस I2 और इसमें मॉड लगा दो। भाई जो क्वांटिटी बड़ा होगा तुमको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। क्यों इतना दिमाग लगाने जाओगे कि I2 करे कि I1 करे, पहले में तुमको वैल्यू चाहिए पॉजिटिव में, क्योंकि हम लोगों ने इधर बी को कैसे लिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिया हुआ है, और वेक्टर के लिए तुमको वैल्यूज जो रहेंगे वो हमेशा कैसे यूज करना है, पॉजिटिव में, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ का मैग्नीट्यूड तुमको कैसे चाहिए, पॉजिटिव में। ये दोनों केसेस भी हो जाएंगे। अब क्लियर, एग्जाम में अगर डिराइव करने के लिए आएगा तो इतना निकाल करके छोड़ देना। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन तुम्हारे दो तीन तरीके से यहां से पूछेंगे। अगर तुमको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रहा है कि डिराइव या फिर फॉर्मुलेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो इसको तुमको बनाना है। क्लियर। अब क्वेश्चन में अगर तुमको यह देता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, और इसके साथ में बस इतना भी लिख देगा तो तुमको यूज नहीं करना है ये। हालांकि हम लोगों ने इसमें वही वही डेरिवेशन देखा है। कौन सा डेरिवेशन देखा है, एक एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। क्लियर, लेकिन यहां पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है क्या, बी का वैल्यू निकाले हो क्या, यहां पे हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल निकाले। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या पूछेगा कि फाइंड द या फिर फॉर्मुलेट बी फॉर इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। क्लियर, और किसी भी पोजीशन पे, तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं। ठीक है, अलग अलग केसेस होंगे। तो चलो अब एक एक करके केस हम लोग स्टार्ट करें इसका, और डिटेल में उसको देखते हुए चलो, और ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल इसके तो हेडिंग नहीं लगाए थे, लगा हेडिंग लगा। मैं इसी इसी क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या बोला चाहिए, इसके पहले कौन सा लॉ देखे थे, बायो सेवर्ट लॉ देखे थे। तो सेम क्वेश्चन बायो सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, सेम क्वेश्चन बायो सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। समझ में आया, ठीक है। अब उसी को तुमको इसके लिए प्रूफ करके दिखाना है। चलो भाई ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ऑफ इनफाइनाइट लेंथ तीन पोजीशंस मिलेंगे, एक वायर के आउटसाइड में, दूसरा वायर के इनसाइड में, तीसरा वायर के सरफेस में। समझ में आया, तीन डिफरेंट केसेस मिलने वाले हैं। ये मान लिया हम लोगों ने वायर, ये ले लिया वायर। ठीक, अब इस वायर में करना क्या है, इसमें हम लोग फ्लो करवा रहे हैं करंट आई, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाता हुआ यहाँ पे करंट आई है। अब ध्यान देना, इस वायर के वजह से हमको तीन अलग अलग पोजीशंस पे क्या निकालने हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तीन पोजीशंस क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले नंबर पे आउटसाइड ऑफ द वायर, दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ वायर, तीसरा इनसाइड ऑफ द वायर। क्लियर, और अभी हम लोग यहाँ पे एक हॉलो वायर यूज किए हैं, मतलब अंदर से खोखला है। जो पाइप आता है ना, पाइप पाइप को वायर समझ लो, अंदर से खोखला। अब मान लेते हैं कि यहां पे कोई पॉइंट पी है, इस वाले पॉइंट पी पे हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू।
ये पहले एक एक करके डायग्राम देखो, मैं सभी चीजों को इसमें ड्रॉ कर दूंगा, तुम लोग अलग अलग डायग्राम बना लेना अगर समझ में ना आया तो, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे पहले तो लेबलिंग ही कर लेते हैं। सबसे पहले बात, यहां से लेकर के इसका जो बाउंड्री का लेंथ है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द वायर, क्लियर। और यहां से लेकर के ये जो पॉइंट मिलने वाला होगा ये हो जाएगा वो डिस्टेंस जहां पे हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब इनका रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान से करते हुए चलो, यहां तक ये हो जाएगा इसका सेंटर, ये वाले लाइन को हम लोग लेंगे कैपिटल आर, और इधर हम लोग लेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल बोलने का मतलब अभी हम लोग पॉइंट बाहर के लिए निकाल रहे हैं, फिर सरफेस के लिए निकालेंगे, फिर इनसाइड के लिए निकालेंगे। और ये जो कैपिटल आर है ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है भाई, रेडियस थोड़ी चेंज होगा उसका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, उसका पोजीशन हम लोग को नहीं चेंज करना हो। आगे देखो, अब इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। इसी वाले पॉइंट पे क्या बोलना चाहिए, डीएल का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ, ठीक। तो ये दोनों डायरेक्शन चले जाएंगे ऊपर की तरफ। क्या क्या है ये, बी का भी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ और डीएल का डायरेक्शन भी है ऊपर की तरफ। समझ में आया, ये क्लियर हुआ, इतने में कोई डाउट है नहीं, ठीक है। आगे देखो, अब इस वाले के लिए हम लोग पहला नंबर का केस बनाते हैं। लिखो केस 1, व्हेन r is greater than capital R, when small r is greater than capital R, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, जब हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ यूज किया हुआ था तब के केस में हम लोगों ने डीएल लिया हुआ था। उस केस में हम लोगों ने इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन काटा था और उसके वजह से पहले निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। अरे वही ना किए थे भाई, वही ना किए थे। और फिर उसमें से पहले हम लोगों ने फाइनाइट लेंथ वाले वायर के लिए निकाला था, पहले हम लोगों ने फाइनाइट लेंथ वाले वायर के लिए निकाला था। बाद में फिर जब उसका साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आया तो उसमें से हम लोगों ने उसको इनफाइनाइट लेंथ का बना दिया, थीटा 1 और थीटा 2 की जगह पे 90 डिग्री पुट करके, ठीक, ठीक। तो वहां पे हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ यूज किया था, यहाँ पे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करने वाले हैं। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलता है ये कि हम लोगों ने तो यहाँ पे सारा तामझाम कर दिया, एक तो कंडक्टर बना लिए, ऊपर से एक सर्कुलर लूप भी बना लिए, तो उसका पूरा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर तो हो क्या जाएगा, बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से म्यू नॉट आई इनसाइड। यहां तक में कोई डाउट, क्लियर है, बस ध्यान दो, बी डॉट डीएल को इसको सॉल्व, इसको डायरेक्ट भी मत निकालना, इसको पहले स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर, तब ना उसका मैग्नीट्यूड पता रहेगा। क्या पता भाई डायरेक्शन उसका निकालने का डायरेक्शन वेरिएबल हो गया, हो सकता है ना, घूम रहा होगा तो डायरेक्शन वेरिएबल नहीं होगा क्या, हर पॉइंट पे चेंज होगा, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे ये जो बी है इसको ऐसे डायरेक्ट मत निकालना, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे बी, वेक्टर बी का वैल्यू इक्वल नहीं है, बी का वैल्यू इक्वल है, मैं क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मिलने वाला है, वेक्टर भी थोड़ी मिलेगा भाई, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे बी का डायरेक्शन है उधर, पीछे में चले आओगे तो बी का डायरेक्शन मिलेगा इधर, तो डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तुमको बी का वही मिलने वाला, तो यहां से कांस्टेंट बन करके बाहर निकलेगा तो वेक्टर भी नहीं, क्या बाहर निकलेगा, स्केलर भी। कोई डाउट नहीं, बस। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे सीधा, यहां से ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस कितना डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब इनसाइड वगैरह बार बार नहीं लिख रहे, बी को बाहर निकाल दिए, अंदर में कॉस थीटा, ये कॉस 0 डिग्री 1 बन गया, और बचेगा क्या इंटीग्रेशन में, डीएल इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। समझ में आया, आया इतना समझ में। अब बी का वैल्यू रहने दो, डीएल को इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, एल, और एल क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ एम्पियर्स लूप, यहां पे लिखना,
लेंथ ऑफ एम्पियर्स लूप, क्लियर, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से म्यू नॉट आई। अब ध्यान दो, बी और एल का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ एम्पियर्स लूप ले रहे हैं तो यहाँ पे रेडियस जो है ये, मतलब लेंथ जो है ये स्मॉल आर लेंगे। समझ में आया, लेंथ क्या हो जाएगा स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा भाई 2 पाई आर इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई। यहां से बी का वैल्यू निकाल लो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर। अब भी अभी हम लोगों ने पिछले वाले में इस फॉर्मूले का यूज किया था, मैंने यहाँ पे 2 पाई ना लिख करके 4 पाई लिया था और ऊपर में 2 आई लिखे थे, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाते फिर वहां से, तो यहां से तुम्हारा किसका वैल्यू आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying conductor of infinite length at distance of r from the center of conductor। आया समझ में ये, और ये जो वैल्यू मिला हुआ है, जैसे हम लोगों का गॉसियन सरफेस जब लेते थे तो हम लोग को चार्ज बॉडी जो है वो पॉइंट चार्ज जैसा अपीयर होता था जब बाहर से हम लोग उसको ऑब्जर्व करते थे, सेम वैसे यहां पे हम लोगों ने भले ही खोखला पाइप लिया हुआ है, समझ में आया, ये हॉलो पाइप है, लेकिन जब इसको हम लोग ये सर्किटल लूप से देखेंगे, एम्पियर्स लूप से जब देखेंगे तो ये हम लोगों को एक पतला सा स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव करता हुआ दिखेगा, जो कि इस लूप के सेंटर पे अपीयर होगा। समझ में आया, क्लियर, जैसे कि हम लोगों का उस केस में सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होकर के चार्ज अपीयर होता था, पूरा बॉल लेते थे लेकिन बाहर वाले पॉइंट के लिए वो पूरा बॉल उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड पता चलता था, ठीक है, बस यही तक का इसका थोड़ा सा था। इसके बाद के जो 2 केसेस है वो इजी है, 2 लाइन में वो खत्म हो जाएगा। फिर इसका जो दूसरा कंडीशन बनेगा जब हम लोग इसको हॉलो ना लेकर के सॉलिड लेंगे, वो इंपॉर्टेंट आएगा, फिर उसमें तुम्हारे पिछले वाले टॉपिक्स के एलिमेंट्स के यूज करने हैं, करंट डेंसिटी यूज होगा, क्या बोलना चाहिए उसको, हाँ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यूज नहीं होगा, देखो, हाँ उसके कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। केस 2, when r is equals to r, ठीक है, r इक्वल्स टू अगर r होगा तो जहां पे स्मॉल r दिख रहा है वहां पे कैपिटल R चिपका दो, when r इक्वल्स टू r b will be म्यू नॉट बाई 2 पाई, और यहां पे ये क्या आ जाएगा i डिवाइड बाई कैपिटल R, ये हो जाएगा तुम्हारे सरफेस के लिए, ये हो जाएगा सरफेस के लिए, और इसी के साथ में जब केस 3 बनाएंगे, केस 3 when r is less than कैपिटल R, जब r जो है ये कैपिटल R से छोटा हो जाएगा, इस केस में जो सर्कल बन करके आने वाला रहेगा वो इसके इनसाइड में, ये तीसरे केस का है, समझे, यहां पे जो r है वो स्मॉल होने वाला है, ये छोटा छोटा r जो है अब यहां पे आ जाएगा, ठीक है, अब ये हो जाएगा इसका, लेकिन अब के केस में भी अगर इस साइड में BDL पूरा लिख करके इसको सॉल्व करते, ठीक है, तो इस साइड में R कौन सा लेते, वही सर्किटल लूप वाला, ना कि कैपिटल R, समझे ये। अब जब R इज ग्रेटर देन R हो जाएगा, देन I इनसाइड कितना 0, क्योंकि अंदर में तो कुछ है भी नहीं, ये जो वायर है ये तो बाहर से ऐसे घुमा हुआ रहेगा तो सारा करंट इसके बाहर में आ जाएगा भाई, इनसाइड में कुछ है ही नहीं, तो I इनसाइड 0, I इनसाइड इक्वल टू 0, तो लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 0, मतलब वो वैल्यू हो गया 0, इसको स्केलर में चेंज कर लो, ये क्या हो जाएगा B डॉट DL cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 0, तब के केस में B बाहर आ जाएगा और L का वैल्यू जो भी हो इसको L ले लिए इक्वल टू 0, सो B इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 0, हो गया ये, चलो भाई ठीक। अब इसका एक और केस देखो, मैं यहाँ पे सारे केसेस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने पिछले वाले में हर को
एक एक करके 1 बाय 1 लिखा हुआ था। अब ध्यान देना यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे हॉलो वायर लिया हुआ तो ये 3 केसेस देख लिए, ये तीनों केसेस में से जो पहले वाले का केस था और ये जो सेकंड नंबर का केस था, कहां गया? सेकंड लिखे नहीं है क्या? अच्छा लिखे हैं ऊपर। ये सेकंड नंबर का केस था। तो पहला और सेकंड नंबर केस में ये बीच में सॉलिड लो कि हॉलो लो, तुमको क्या मतलब है उससे? करंट तो सब अंदर में रह गया। अब हॉलो अगर ये सॉलिड भी रहेगा तो भी ये उतना ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा जितना कि ये वाला करंट प्रोवाइड, मतलब कि ये वाले केस में आ रहा है, मतलब वैसे ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? भले वैल्यू तुम्हारा कम ज्यादा हो सकता है, क्लियर, बाकी वैसे ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा जैसे ये। तो उस केस में भी तुम्हारा सेम डेरिवेशन बनने वाला होगा, यही आएगा। और सरफेस के लिए में भी चार्ज को हम लोग को सरफेस तक लेकर के जाना है, तो तुम्हारा उसके लिए भी डेरिवेशन सेम होने वाला है। लेकिन केस 3 जो है भाई ये चेंज हो जाएगा, क्लियर, केस 3 यहां से चेंज हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हो, केस 3 में एक बार और चिपका लो हॉलो वायर करके, और केस 3 में ही एक और बना लेंगे हम लोग सॉलिड वायर करके, फिर वो दोनों को स्किप हो जाएगा हमारा। अरे उस दोनों को लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ, सॉलिड के लिए उसको बस हॉलो के जगह पे सॉलिड चिपका करके इन दोनों को पूरा का पूरा छाप देना है। समझ में आया? कोई भी चेंज नहीं करना, ये आई इनसाइड बी म्यू सब जैसे यहां पे लिखा हुआ है पूरा ऐसे ही लिख देना। अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट, यहां पे इसको लिख लेना, ये क्या हो जाएगा? फॉर हॉलो वायर। फॉर हॉलो वायर। अब अगले में देखो फॉर सॉलिड वायर। वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोटा छोटा नहीं दिख रहा है ना? ठीक, ये हम लोगों का सेंटर आ गया यहां से। बस अब यहां से जो लेंथ है ये हो जाएगा स्मॉल आर, और यहां से ये जो लेंथ है ये हो जाएगा कैपिटल आर। क्लियर, इतना समझ में आ गया? बस अब इसके बाद तुमको यहाँ पे दिमाग लगाना है। अब मेरे को बताओ, जैसे ये तो अब वायर हो गया भाई, ये वायर हो गया, ठीक है, मान लो मैं ही वायर हूं, मान लो मैं ही वायर हूं, मेरे आजू बाजू को अगर काट छांट करके निकाल दोगे तो मेरा अंदर का भी पार्ट कंडक्टर ही है। अभी जो पूरा करंट पास होगा वो हर एक पार्ट से पास हो रहा है, यहां 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 सबसे पास हो रहा है, ठीक है। और जब मेरा मेरा साइज को और पतला बना दिया जाएगा तो करंट उतना ही पास होगा कि कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? ऐसे समझो तो, पानी पानी पाइप पता है ना, पानी पाइप पता है ना, मेरे को बताओ, मोटा पाइप रहेगा तो ज्यादा पानी पास होगा, पाइप के साइज को पतला कर दोगे तो पानी हो जाएगा, ठीक है। वो पानी के केस में था, करंट के केस में वो कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जब हम लोग इसका मोटाई को कम करते हैं तो मोटाई कम करते हैं तो होता क्या है, करंट का वैल्यू कम होता है। अरे ये थे ना रजिस्टर वाले में कि होता है, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, अच्छा रजिस्टेंस बढ़ता है भाई, सही स्टेटमेंट बोले थे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो करंट क्या होगा? कम होगा। तो पहले मैं सही बोला था, अगर इसको हम लोग मोटाई कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, होगा ना? ऐसे समझो, इतना बड़ा वायर था तो ये वायर का हर एक पार्ट जो है ये छोटा 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 ऐसे वायर कंटेन कर रहा है, ऐसे एज्यूम कर लो। जब हम लोग इसको काट करके बाहर वाले छोटे छोटे वायर को निकाल देंगे तो अंदर में कम वायर आया कि नहीं आया? ठीक है, और कम वायर आएगा तो भाई इतने ही एरिया से करंट पास होगा। दूसरा तरीका समझोगे तो ऐसे समझो, करंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्जेस पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। पहले क्रॉस सेक्शन बड़ा था तो करंट ज्यादा, अब क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो करंट कम। समझ में आया?
हमको अंदर के करंट के बारे में नहीं पता है, हमको कौन से करंट के बारे में पता है, इस वायर से फ्लो होने वाले करंट के बारे में पता है। इस पूरे वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है, यहां से आई, तो इसके छोटे से सेक्शन में कितना करंट फ्लो होगा ये हम लोग को निकालना है। और इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं करंट डेंसिटी का। किसका यूज किया जाता है, करंट डेंसिटी का। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। चलो भाई, अब तो पहले तो मैं एक बार तुमको करंट डेंसिटी समझा दूं। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है जे से। इसका वैल्यू जो आता है ये हो जाएगा आई डिवाइड बाई ए, ठीक, आई डिवाइड बाई ए, मतलब करंट फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। यहीं से अगर आई का वैल्यू निकालोगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। अब जे जो है ये क्या है, करंट डेंसिटी है, और ए जो है ये क्या है, एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ही है, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पे, ये जो जे है अगर इसको हम लोग करंट के टर्म में लिखेंगे, अगर इस जे को हम लोग ऐसे समझो, इतना ना समझो भाई, ये आई इज इक्वल टू जे ए आ गया। अगर हम लोग मान लो तो ये जो आई लिखे हुए है, ये आई कौन सा करंट है, जो पूरे कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। तब के केस में यहाँ पे ये कैपिटल जे और कैपिटल ए आ गया। अब हम लोगों को आई कौन सा निकालना है, इसके अंदर में, तो आई इनसाइड फाइंड आउट कर रहे हैं भाई। अब आई इनसाइड निकाल रहे हैं, आई इनसाइड निकाल रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ करंट डेंसिटी जो है वो वायर के यहां पे, जैसे पूरे वायर के लिए तो जे का वैल्यू आई बाई ए आया है, जे का वैल्यू आई बाई ए आया है। इस छोटे से सेक्शन के लिए लोगे तो जे का वैल्यू क्या आना चाहिए, हाँ, डी मतलब डायमीटर, डेंसिटी डी, हाँ यूज करेगा तो आएगा क्या भाई, वही तो बताना है, हैं? चलो चलो चलो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं नहीं, मेरे को बताओ, एक गिलास पानी लिए हुए हो, एक गिलास पानी लिए हुए हो, ठीक है, एक गिलास पानी लिए हुए हो। मान लो इस वाटर का डेंसिटी, इस वाटर का डेंसिटी कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, मान लो एक्स दिया हुआ है, तो इस वाले कोने का इतना पानी निकालेंगे तो इसका डेंसिटी इतना ही होगा कि कम ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा। बुद्धि बेच खाए हो पैदलों, किसी का भी कांस्टेंट रहता है। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, बोलने का मतलब पर यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यूनिट एरिया में जितना होगा भाई, यूनिट एरिया में जितना होगा उसे कोई सा भी कोने से निकाल लोगे तो उतना ही ना होगा वो। वैसे यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करें, करंट डेंसिटी बोलने का मतलब इस पूरे वायर के यूनिट एरिया से पास होने वाले करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, मतलब उतने अमाउंट, मतलब उतने एरिया में कितना करंट कंटेन किया हुआ है ये निकाल रहे हैं करंट डेंसिटी। तो भाई इसी वायर का इस कोने में ले लो करंट डेंसिटी, इस कोने में ले लो करंट डेंसिटी, उस कोने में ले लो करंट डेंसिटी, जे का वैल्यू अभी चेंज थोड़ी होगा इसके लिए। बात आया समझ में, क्लियर। तो करंट डेंसिटी जो है ये वायर के लिए चेंज नहीं होने वाला, समझ में आया, चाहे तुम किसी भी कोने का करंट डेंसिटी निकाल लो, क्लियर। तो यहीं पे मेरे को तुमको समझाने का था, ध्यान से समझो, यही तुमको फिर गॉस थ्योरम में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग आई इनसाइड निकालेंगे तो जे का तो जे ही रहने वाला होगा, ये समझ में आ गया। अब आई इनसाइड किसके लिए निकाल रहे हो, बड़े वाले वो सिलेंडर के लिए निकाल रहे हो कि छोटे वाले सिलेंडर, छोटे वाले सर्कल के अंदर का निकाल रहे हो, छोटे वाले सर्कल के अंदर का निकाल रहे हो। अब बड़े वाले का हम लोग का ज्यादा कुछ यूज है नहीं, लेकिन यूज कहां पे उसका आएगा, ये डेंसिटी निकालना है, क्योंकि डेंसिटी पूरे वायर के हिसाब से निकालो। और ये जो एरिया यहाँ पे लिए हुए आई इनसाइड के लिए, यहाँ पे जो एरिया लिया है ये कौन सा एरिया लोगे, ये पूरे बड़े वाले का एरिया लोगे, छोटे वाले का एरिया लोगे, छोटे वाले का एरिया लोगे। समझ में आया। तो ध्यान देना, जे का वैल्यू यहां से क्या आया था, आई बाई ए, और ये कौन सा करंट था, पूरे वायर से फ्लो होने वाले करंट, और ये एरिया कौन सा हो जाएगा, पूरे वायर के सर्कमफेरेंस का एरिया। तब के केस में आई इनसाइड जो यहां से निकल करके आएगा इज इक्वल्स टू जे का वैल्यू ये आई,
ये आई कौन सा आई, पूरे वायर से फ्लो होने वाला आई, और डिवाइड बाई एरिया बोलने का मतलब ये कौन सा एरिया, पूरे वायर का एरिया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे कोई डाउट, करंट डेंसिटी समझ में आया। और यहीं पे देखो एरिया जो लिए हुए हैं, अब ये कौन सा एरिया है, क्योंकि यहां पे आई इनसाइड निकाल रहे हैं, तो आई इनसाइड बोलने का मतलब इतने का ही एरिया देखेंगे, तो इसका एरिया लिखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां पे पॉइंट। इसको मैं इसीलिए डिटेल में करवा रहा हूं क्योंकि जब गॉस थ्योरम किए हुए थे, भले ही किसी को याद हो ना हो, जब मैं इसको पहली बार लिखा हुआ था तो इसको मैंने उल्टा बना दिया, फिर उसको सुधारे थे। समझ में आया, मतलब कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे, और कौन पूछा था, एक तो कोई एक पूछा था कि यहाँ पे जो हम लोग आर लिए हुए हैं, ये आर मतलब कि जो रेडियस लिए हुए थे उसमें स्फीयर का जो रेडियस लिए हुए थे वो हम लोग गॉसियन सरफेस का रेडियस लिए हुए हैं या फिर पूरे स्फीयर का रेडियस लिए हुए, ये पूछा था कोई एक जने वहां पे। हाँ हाँ, उन्हीं में से कोई एक पूछा था, या वो पूछा था शायद, वो था क्या, कोई एक पूछा था, ठीक है। और तब मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया था उसको, तो वो मेरे को याद था। अब वही कंफ्यूजन फिर यहाँ पे भी हो सकता है, इसी वजह से मैं यहाँ के साथ साथ वहां का भी क्लैरिटी देने के लिए पैदल हो तुमको थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए बोला, ताकि क्लैरिटी यहाँ पे भी मिल जाए और वहां पे भी। अब वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पे हम लोगों ने सिलेंडर पे अप्लाई किया हुआ है, वहां पे स्पीयर पे अप्लाई करोगे। आया समझ में, क्लियर। तो इस हिसाब से ये आई इनसाइड कैसे निकलेगा, आया कि नहीं आया यार, समझ में आ जाएगा अब। चलो तो इसको मैं अभी बाजू में ही लिख देता हूं। ये ऐसे आएगा भाई हम लोगों के आई इनसाइड का वैल्यू, बस यही था। आ गया समझ में। अब जो फॉर्मूला हमारा पिछले में आया हुआ था सेम फॉर्मूला चिपका दो यहाँ पे, आई के जगह पे अब क्या लिखोगे, पिछले वाले में हम लोगों ने पूरा करंट लिया हुआ था कंडक्टर का, अब आई के जगह पे क्या लोगे, आई इनसाइड बोलने का मतलब आई इनसाइड इज इक्वल टू आई मतलब पूरे करंट, कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट डिवाइड बाई पाई कैपिटल आर, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब चलो अब हम लोग इसका तीसरे वाले केस के लिए निकालते हैं। वी हैव बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब बी डॉट डी एल जो है ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बी डी एल कॉस थीटा कॉस जीरो बनाओगे, बी को बाहर निकालोगे, ये सब काम नाम नहीं कर रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसको, बी मल्टीप्लाई बाई एल, और ये लेंथ क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ एम्पियर्स लूप। तो एक तो एरिया जो हम लोगों ने इधर एरिया लिखा हुआ है उसमें भी हम लोगों ने छोटे वाले को लिया है, ये डिपेंड करेगा, यहां का जो ये रेडियस है ये डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है बात, ये रेडियस डिपेंड करेगा। अगर इसका रेडियस बढ़ा दिए, ये रेडियस को अगर बढ़ा दिए, सर्कल को और थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, तो ये स्मॉल आर क्या बन जाएगा तुम्हारा, अरे जो लोगे वही बन जाएगा भाई। इसको अगर पूरा बढ़ा दोगे, ये सेंटर तक ले आओगे, तो ये स्मॉल आर ही क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। तो वो बढ़ सकता है, वो चेंज हो सकता है, और यहाँ पे जो डेंसिटी के लिए हम लोगों ने निकाला हुआ था ये चेंज नहीं होगा। और दूसरा इस साइड में जो बीडीएल साइड में जो लेंथ निकालोगे, हर एक लूप का लेंथ वही लूप तुम लोग को लेना है जो तुम लोगों ने एम्पियर्स लॉ वहां पे एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया हुआ रहेगा, बन जाएगा। अब याद रखे रहना, इसी में कंफ्यूजन होता है, और तब के केस में स्मॉल आर को कैपिटल आर और कैपिटल को स्मॉल आर करके सत्यानाश करके भागा हो, ठीक। चलो तो बी डी एल, ये एल क्या है, क्लियर, इक्वल टू, यहां से ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, और आई इनसाइड बोलने का मतलब अभी अभी पूरे वायर से हम लोगों ने करंट आई फ्लो करवाया, एक काम करो इसको आई वन लिखोगे क्या, ऐसे ही छोड़, आई इनसाइड और मैं आई लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, उसी को उतार रहा हूं नीचे, ठीक है। अब आई इनसाइड की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, जे मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक, जे मल्टीप्लाई बाई ए। अब ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, नहीं ये एरिया छोटे वाले का, इसके नीचे में जो आई बाई ए लिखोगे ना वो एरिया बड़े वाले का,
ये लिखे नहीं है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाई ए, जे के नीचे में फिर एरिया आता, अरे ये है ना फॉर्मूला, जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। तो ये जो एरिया आया है ये कौन सा एरिया है, पूरे का। और यहाँ पे ये जो ए निकाले हैं ये एक इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, वो देखो ना पैदलों, आई इनसाइड के लिए वो एरिया है, और ये जो जे है ये जे का एरिया किसके लिए होगा, पूरे कंडक्टर के लिए, क्योंकि जे तो चेंज नहीं होगा ना भाई, तो जे का एरिया किसके लिए होगा, पूरे कंडक्टर के लिए। और यहाँ पे जो ये इनसाइड के लिए ए लिखे हुए हैं वो एरिया किसके लिए है, वो एरिया जहां जिसके अंदर में करंट निकालना है। आया आया इतना, बस। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे का वैल्यू आई, आई बोलने का मतलब वो करंट जो पूरे लूप से पास हो रहा है, तो आई डिवाइड बाई एरिया ऑफ कंडक्टर, वर्ड्स लिखते हुए चलो, 2 दिन में दिमाग से उतर जाएगा नहीं, मल्टीप्लाई बाई ए कौन सा है, ये वही एरिया जो इनसाइड वाला एरिया है, क्लियर, इक्वल्स टू बी एल का मतलब क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहां पे एरिया लेने वाले पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई, कुछ बचा है क्या, नहीं म्यू नॉट, ये ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आई डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां से बस वैल्यू लिख करके सॉल्व कर दो भाई, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर को भी नीचे ले जाओ, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल, मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर से ये स्क्वायर भी कैंसिल, ठीक है, तो बचेगा क्या, बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, और यहां से ये आ जाएगा आर और डिवाइड बाई आई भी बचा है ना, है? इसमें भी छोड़ दिए हैं, यहां से ये आई भी बचा है, म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट ये हो जाएगा आई आर डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो, अब इतने में से तुम्हारे इधर के टॉपिक्स हो गए ये कंप्लीट, ठीक है, इधर के टॉपिक्स हो गए तुम्हारे कंप्लीट। अब हम लोग को देखना है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बारे में तुम लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुना हुआ है, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब हम लोग उसके लिए एक्चुअली में फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, समझ में आया, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। अब सोलेनॉइड बोलने का मतलब किसको पता है कि क्या होता है, बोल तो सोलेनॉइड क्या होता है, हाँ, स्ट्रक्चर कैसा होता है, छोड़ ना तेरा 10th का पढ़ना, स्ट्रक्चर कैसा होता है, नहीं बाजू, अब आएगा तो पूरा याद आएगा भाई, स्ट्रक्चर वो कैसे आधा दिखेगा, धुंधला धुंधला थोड़ी दिखता है ऐसे, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब बाकी क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे,